आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। भारत के इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें मैंने टोटल 60 क्वेश्चंस लिए हैं जो कि यूजीसी नेट, जेआरएफ, सेट, टीजीटी, पीजीटी, यूपीएससी, स्टेट पीएससी जैसी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। हमारा जो रोज का जो 10 क्वेश्चन वाला वीडियो आता है ना, जो रोज सुबह 7 बजे आता है, उससे वो ये अलग है। मतलब वो अलग है, ये अलग है। ये कभी कभी इस तरह के वीडियोस आएंगे जिसमें मैं 50-60 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो ये क्वेश्चन आपके इन सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगर आप इनमें से किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। सीधे हम लोग वीडियो पर चलते हैं, क्वेश्चंस पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, किस मुगल बादशाह का वास्तविक नाम सलीम था? तो भाई पहला क्वेश्चन जो है काफ़ी ईजी है। मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है आंसर नीचे कॉमेंट बॉक्स में देने की कोशिश करिएगा, या फिर आप चाहो तो किसी पेपर में भी आंसर लिख सकते हैं और लास्ट में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। तो पहला क्वेश्चन काफी इजी है, अधिकतर लोगों से ये सॉल्व हुआ होगा। तो भाई सलीम किसका वास्तविक नाम था? तो अकबर के बेटे जहांगीर का वास्तविक नाम था सलीम। सलीम जिसका जन्म 1569 में हुआ था और अकबर का उत्तराधिकारी हुआ सलीम, जहांगीर के नाम से मुगल बादशाह बना। तो ध्यान रखना। अच्छा, यहां पर आप लोग जो है जो दूसरे मुगल बादशाह हैं उनके भी वास्तविक नामों को ध्यान में रखना होगा। अकबर की अगर हम बात करें तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, ये जो है अकबर का पूरा नाम था, तो इसको जो है जलालुद्दीन या फिर इसको शॉर्ट में जलाल कहा जाता था। मतलब एक तरह से निक नेम, पेट नेम जलाल, ये हम बोल सकते हैं। बाबर को बाबर ही याद रखेंगे, जहांगीर सलीम, और शाहजहां का जो असली नाम था, मूल नाम था, वास्तविक नाम था, वो था खुर्रम। ध्यान रखेंगे, शाहजहां जो कि जहांगीर का पुत्र था, तो खुर्रम इसका वास्तविक नाम था। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का नाम था? तो भाई जहांगीर के सबसे बड़े पुत्र का क्या नाम था? तो जहांगीर के बड़े पुत्र का नाम था खुसरो। ध्यान रखेंगे, खुसरो जो है जहांगीर का सबसे बड़ा पुत्र था, जो कि खुसरो की जो पहली बेगम थी मानबाई, जो कि एक राजपूत थी, उससे पैदा हुआ था खुसरो। और खुसरो जो है ना, जब जहांगीर बादशाह बन जाता है 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद, तब खुसरो ने जो है विद्रोह कर दिया था अपने पिता के खिलाफ, क्योंकि खुसरो का जो मामा था मान सिंह, वो चाहता था कि खुसरो बादशाह बने, क्योंकि जो जहांगीर था वो बहुत ज़्यादा अल्कोहलिक था, मतलब दारू वारू बहुत पीता था, तो उसको जो है योग्य नहीं माना जा रहा था। तो खुसरो को जो है थोड़ा सा मतलब चढ़ा दिया जाता है, तो खुसरो जो है अपने पिता के खिलाफ ही विद्रोह कर देता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, जहांगीर की सबसे बड़ी बेगम मानबाई किस राज्य से थी? तो भाई जो मानबाई अभी मैंने जिक्र किया ना, खुसरो की मम्मी थी मानबाई, और ये जो है ना मेवाड़ नहीं, ये आमेर की थी, आमेर की राजकुमारी थी मानबाई। और किसकी बेटी थी? तो ये भगवान दास की बेटी थी। यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आमेर, तो यहां पर जो है कछवाहा राजा शासन करते थे, कछवाहा वंश के शासक शासन करते थे। यहां के एक राजा हुए भारमल। भारमल ने क्या किया, अपनी बेटी हरकाबाई का विवाह करवाया अकबर से, और भारमल का बेटा था भगवान दास, मतलब कि हरकाबाई और भगवान दास दोनों भाई बहन थे। और आगे चल करके भगवान दास की बेटी हुई मानबाई, जिसका विवाह करवाया गया सलीम से, मतलब कि जहांगीर से। भगवान दास का एक बेटा था मानसिंह, जो कि अकबर का सेनापति था। तो मानसिंह और मानबाई दोनों जो है भाई बहन थे, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किस मुगल बादशाह का जन्म सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से हुआ था? तो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती, ये जो है एक सूफी संत थे और ये चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। ये इनका जो कहना चाहिए, जो खानकाह है, जो सूफी संत जहां रहते हैं ना, उसको खानकाह कहा जाता है। तो ये फतेहपुर सीकरी, पहले ये सीकरी नाम से जाना जाता था, बाद में अकबर ने इसको डेवलप करके फतेहपुर सीकरी के रूप में विकसित किया। तो जहांगीर का जो जन्म है ना, जिसका वास्तविक नाम सलीम था, ये सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद
के जरिए हुआ था। दरअसल अकबर को कोई बच्चा नहीं हो रहा था, मतलब अकबर के ना 2 बच्चे हुए होते हैं हरका बाई से, लेकिन उनकी जो है बहुत जल्दी डेथ हो जाती है, जिनका नाम मिर्ज़ा हुसैन और मिर्ज़ा हसन था। तो बहुत छोटे उम्र में ही इन दोनों की डेथ हो जाती है। तो अकबर बड़ा परेशान रहता है। अकबर की 3 बेगमें होती हैं, इसके बावजूद भी अकबर का कोई बच्चा नहीं होता है। तो ऐसे में अकबर बड़ा परेशान रहता है और ये जो है शेख सलीम चिश्ती की दरगाह में जाता है, दरगाह नहीं, दरगाह तो डेथ होने के बाद होता है। तो शेख सलीम चिश्ती की खानकाह में जाता है अकबर, जो कि आगरा के पास ही एक सीकरी गांव में रह रहे होते हैं। तो वहां पर जो शेख सलीम चिश्ती है ये आशीर्वाद देते हैं अकबर को कि तुमको एक बेटा होगा ही होगा। तो आगे चल करके 1569 में 1569 में सलीम का जन्म होता है। और चूंकि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर को पुत्र हुआ था, तो इस बच्चे का नाम जो है सलीम रखा जाता है, मतलब कि जहांगीर का नाम। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन काल्पनिक है? तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है और थोड़ा सा जो है अलग भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि आंसर कुछ और भी निकल सकता है। तो यहां पर आंसर हम लेंगे, अगर नूरजहां की बात करें तो भाई इसके काफी सारे ऐतिहासिक प्रमाण मिलते हैं। मुमताज के भी मिलते हैं, सलीमा बेगम के भी मिलते हैं। नूरजहां कौन थी? तो ये जहांगीर की बेगम थी। जहांगीर जिसने 1611 में नूरजहां से निकाह किया था। मुमताज की बात करें तो ये शाहजहां की बेगम थी मुमताज, और शाहजहां ने इसी मुमताज के लिए ताजमहल बनवाया था। सलीमा बेगम की बात करें तो ये अकबर की बेगम थी, और अकबर के जो गुरु थे ना, या फिर कहे अकबर का जो संरक्षक था बैरम खां, उसकी पत्नी थी। और उसकी डेथ के बाद, बैरम खां की मृत्यु के बाद अकबर ने सलीमा बेगम से खुद निकाह कर लिया। उसके बाद लास्ट में है अनारकली। अगर हम अनारकली की बात करें तो काफी सारे जो इतिहासकार हैं वो अनारकली को एक काल्पनिक पात्र मानते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी इतिहासकार हुए हैं जिन्होंने अनारकली के वास्तविकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। कुछ समकालीन लेखक भी हैं, जिनमें से कुछ यूरोपीय लेखक भी हैं, जिनमें एक नाम आता है विलियम फिंच, जो कि जहांगीर के समय में मुगल दरबार पर आया हुआ था, और उसने जो है अनारकली के बारे में काफी कुछ लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है यहां पर अनारकली को काल्पनिक ही मानेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा फंसाने वाला क्वेश्चन हो जाएगा, तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। विलियम फिंच के बारे में जरूर याद रखिएगा, जिसने अनारकली के बारे में काफी कुछ लिखा है। एक और मुस्लिम इतिहासकार है या मुस्लिम लेखक है जिसने तारीख ए लाहौरी नामक एक पुस्तक लिखा है, जिसमें उसने अनारकली का जिक्र किया है, और लाहौर में अनारकली का मकबरा होने का भी दावा किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया है, हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो भाई हल्दी घाटी का युद्ध, ये जो है भारत में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं ना, उनमें एक काफी महत्वपूर्ण युद्ध है। और इसने कहने का मतलब यह है कि ये मुगल और जो राजपूत शासक थे महाराणा प्रताप, उनके मध्य लड़ा गया था। लेकिन वास्तविक रूप में यहां पर महाराणा प्रताप ने युद्ध का नेतृत्व तो किया था, लेकिन मुगलों की ओर से भी यहां पर एक राजपूत ने ही नेतृत्व किया था। कहने का मतलब यह है कि हल्दी घाटी का युद्ध एक ऐसा युद्ध है जो हुआ तो था मुगल और राजपूतों के मध्य, लेकिन यहां पर लड़ने वाले कौन थे? राजपूत ही थे, क्योंकि मुगल सेना का नेतृत्व कर रहा था मान सिंह। वही मान सिंह जो मानबाई का भाई और भगवान दास का बेटा है ना, मतलब एक तरह से जो मान सिंह है ना, वो अकबर का भांजा था, ये ध्यान रखेंगे। और मान सिंह जो है मुगल सेना या फिर कहे अकबर के समय मुगल सेना का सेनापति था। तो सेनापति होने के नाते मान सिंह ने जो है मुगल सेना का नेतृत्व किया था महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में। तो यहां पर आंसर आ जाएगा मान सिंह। ध्यान रखें, कब लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध? तो 1576 में। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, इसका डेट आपको बताना है, क्योंकि ये सीधा डेट पूछ लेता है हल्दी घाटी का युद्ध। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विलियम फिंच किसके शासनकाल में भारत आया था? तो भाई अभी मैंने बताया था विलियम फिंच, जो जिसने अनारकली के बारे में लिखा है, जहांगीर के समय में ये भारत आया था। अगला क्वेश्चन है, अकबर के नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं है? तो भाई अकबर के समय में ना काफी सारे जो विद्वान लोग हैं वो अकबर के दरबार में रहा करते थे। दरअसल क्या था कि अकबर खुद निरक्षर था, मतलब कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसमें जो है ना चीजों को जानने की, मतलब कि नई नई चीजें सीखने की, जानने की काफी उत्सुकता
लगी रहती थी। वो जो है हमेशा विद्वानों से घिरा रहता था और उसके मन में जो भी सवाल आता वो विद्वानों से पूछा करता था, हर चीज को जानने समझने की कोशिश करता था। तो ऐसी स्थिति में अकबर के दरबार में विद्वानों की भरमार थी। अलग अलग विषयों के विद्वान, अलग अलग विषय विशेषज्ञ उसके दरबार में भरे रहते थे। तो अकबर ने चुन करके, जो एकदम स्पेशल टाइप के थे ना, तो ऐसे चुन करके 9 विद्वानों का एक ग्रुप बनाया जिसको कि नवरत्न कहा गया इतिहास में इसको। तो ऐसे जो नवरत्न थे उनमें कौन शामिल नहीं था ये आपको बताना है। तो देखिएगा यहाँ पर जो मानसिंह है ना, जो कि अकबर का सेनापति था, इसको भी नवरत्न में शामिल किया गया था। ये सेनापति होने के साथ साथ जो है काफी अच्छा लिखते भी थे, मतलब कविता वगैरह लिखा करते थे। उस वक्त फैजी की बात करें तो ये भी जो है एक फारसी साहित्यकार थे। फैजी कवि थे, फारसी कवि फैजी अबुल फजल के भाई थे। भारमल की बात करें तो ये मानसिंह के पिता थे और ये जो है नवरत्न में शामिल नहीं थे, ध्यान रखेंगे। उस बाद टोडरमल की अगर हम अच्छा, ये मानसिंह के दादाजी थे, माफी चाहूंगा, मानसिंह के दादाजी थे, मतलब कि भगवान दास के पिता थे भारमल। भारमल का बेटा भगवान दास का बेटा मानसिंह। वैसे यहां पर एक और बात बता दूं कि जो भगवान दास है वो भारमल का खुद का सगा बेटा नहीं था। अलग अलग इतिहासकार जो है अलग अलग राय रखते हैं। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो भगवान दास है वो भारमल द्वारा गोद लिया गया पुत्र था, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जो भगवान दास है वो भारमल के ही भाई का बेटा था। तो भारमल का कोई बेटा नहीं था, तो उसने जो है भगवान दास को गोद ले लिया होगा अपने भाई से ही, और उसको अपना उत्तराधिकारी बना लिया होगा, ऐसे होगा। तो ये भी ध्यान रखना है आप लोगों को। तो भारमल जो है नवरत्नों में शामिल नहीं था। टोडरमल की अगर हम बात करें तो ये अकबर का प्रधानमंत्री था, वजीर था, एक तरह से फाइनेंस मिनिस्टर इसको हम बोल सकते हैं। तो ये भी नवरत्नों में शामिल था। इसके अलावा बीरबल जो बड़ा फेमस है, आज भी अकबर बीरबल के किस्से मशहूर हैं ना। इसके बाद बीरबल के बाद अगला नाम आएगा तानसेन, जो कि बहुत बड़ा संगीतकार था। इसके बाद मुल्ला दो प्याजा, इसके बाद और कौन है, अब्दुल रहीम खाने खाना, जो कि कवि थे, भक्तिकालीन कवि के रूप में याद किया जाता है ना। और जो भी नवरत्न छूट गए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला हम देखते हैं मुगल बादशाह अकबर के विस्तारवाद की नीति का किन राज्यों की महिला शासिकाओं ने प्रतिरोध किया। यहां पर सहज शक्कर का श आएगा। तो मुगल बादशाह अकबर की विस्तारवाद की नीति, मतलब अकबर जो है अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, तो उसकी विस्तारवाद की नीति का कुछ महिला शासिकाओं ने विरोध किया था। मतलब कि अकबर को कुछ महिला शासिकाओं से लड़ना पड़ा था, युद्ध करना पड़ा था अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए। तो कौन कौन थे भाई ये? तो एक थी गोंडवाना की रानी दुर्गावती। गोंडवाना, ये आज का जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो भाग है ना, यहाँ पर गोंडवाना का क्षेत्र पड़ता है। तो यहाँ पर अकबर के समय में एक रानी शासन किया कर रही थी जिसका नाम था रानी दुर्गावती। तो रानी दुर्गावती के राज्य को अकबर जो है अपने साम्राज्य में मिलाना चाहता था, और उस पर जो है अकबर अटैक कर देता है और अपने मतलब सेना भेज देता है, और जो रानी दुर्गावती है वो वीरतापूर्वक लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे अहमदनगर। अहमदनगर में है चांद बीबी। तो जो चांद बीबी है ना, ये वैसे तो ये अहमदनगर की ही बेटी होती है, लेकिन इसका जो निकाह है ना बीजापुर के सुल्तान के यहाँ हुआ था, लेकिन जो बीजापुर का सुल्तान है उसकी डेथ हो जाती है, तो ये वापस अहमदनगर आ जाती है। और यहाँ पर इसका जो मतलब जो शासक होता है वो अल्पवयस्क होता है, तो उसकी संरक्षिका बन करके शासन करना शुरू कर देती है। तो अहमदनगर में जब मुगलों ने अटैक किया तो वहां पर चांद बीबी ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया, और चांद बीबी की भी जो है आगे चल करके मृत्यु हो जाती है। तो यहां पर अकबर को जो है गोंडवाना और अहमदनगर में महिला शासिकाओं से जूझना पड़ा या कहें लड़ना पड़ा। बाकी अगर बरार की बात करें तो ये अलग है, मालवा भी अलग है। तो यहां पर 2 और 3 आपका हो जाएगा, कूट में आप मिला लीजिएगा 2 और 3। अगला दिया है राजा छत्रसाल का संबंध किस मुगल बादशाह से है। तो राजा छत्रसाल का संबंध जो है भाई यह है अकबर से। अकबर का जन्म, देखो होता क्या है कि जब अकबर के पिता हुमायूं शेर शाह सूरी से पराजित हो जाते हैं और फिर दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं, कभी यहाँ कभी वहां भटक रहे होते हैं, तो उसी समय वो जो है ना हमीदा बानो बेगम से निकाह कर लेते हैं हुमायूं, और फिर हमीदा बानो बेगम जो है प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमीदा बानो बेगम को वो अपने साथ कहीं लेकर के जा नहीं सकते थे, तो वो क्या करते हैं, राजा छत्रसाल के यहाँ पर शरण लेते हैं। राजा छत्रसाल ये जो है हुमायूं को अपने यहाँ शरण देते हैं, और वहीं पर जो है अकबर का जन्म होता है। तो
अकबर का संबंध जो है राजा छत्रसाल से। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस मुगल बादशाह का जन्म एक राजपूत शासक के महल में हुआ था। तो अकबर का जन्म जो है राजपूत शासक के महल में हुआ था। वैसे यहाँ ये भी ध्यान रखो कि जो अकबर का जन्म है ना, वो वास्तव में जो अश्वशाला होता है ना, जो घुड़शाला जहाँ पर घोड़ों को रखा जाता है, वहाँ पर अकबर का जन्म हुआ था। क्योंकि हमारे भारत में आज भी काफ़ी सारे जगहों पर ऐसी मान्यता है। मैं पहले का बताता हूँ। पहले होता क्या था कि जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती थी ना, और जब वो उसका डिलीवरी का समय आ जाता था, तो उसको जो है ना, जो घर का जो मेन वाला जो भाग होता था, जहां पर लोग रहते हैं, किचन होता है, बेडरूम होता है, बैठक होता है, तो उस वाले भाग से हटा करके पीछे में कोई पुराना सा घर होगा, पुराना सा कमरा होगा, तो वैसे जगह पर जो है शिफ्ट कर दिया जाता था प्रेग्नेंट लेडी को, जब उसका डिलीवरी का टाइम आ जाता था। और फिर वहीं जो है लेडी जो है डिलीवरी करती थी, और जब सब कुछ ठीक ठाक हो जाता तब फिर उसको जो है वापस घर में लाया जाता था। तो इसमें मान्यता ये होता है कि डिलीवरी के टाइम पर जो महिला है वो अपवित्र हो जाती, इस टाइप का सोच हुआ करता था पहले के लोगों में। आज भी जो है काफी सारे घरों में ये चीज देखने को मिलता है। तो इसीलिए जो है अकबर की जो माता है ना, हमीदा बानो बेगम, इसको जो है राजा छत्रसाल का जो महल का जो घुड़साल होता है ना, जहां पर घोड़ों को रखा जाता है, अस्तबल जिसको बोलते हैं, तो वहां पर जो है इसको जो है जगह बना दिया जाता है, और वहीं पर जो है इसकी डिलीवरी होती है। तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस मुगल बादशाह ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो शाहजहानाबाद कहां पर है भाई? शाहजहानाबाद तो आज के समय में जिसको पुरानी दिल्ली कहते हैं ना, दिल्ली में, वही है शाहजहानाबाद, जहां पर लाल किला वगैरह है, तो वही है शाहजहानाबाद, पुरानी दिल्ली। तो किस मुगल बादशाह ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाई? तो शाहजहां ने लगभग 1648 के आसपास, हाँ 1648 में शाहजहानाबाद को इसने अपनी राजधानी बनाई। और शाहजहां की जो सबसे बड़ी बेटी थी ना, मैं उसका नाम भूल रहा हूं, उसने जो है शाहजहानाबाद नगर का जो मतलब डिजाइन है उसको बनाने में काफी मतलब हेल्प की थी। मतलब उसका काफी दिमाग था उसमें कि कौन सी चीजें कहाँ होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, क्योंकि वो काफी लाडली थी अपने पिता की, तो उसने काफी हेल्प की थी। उस क्या बोलना चाहिए, राजकुमारी नहीं बोलेंगे, सहजादी, मुगलों में सहजादी बोलेंगे। तो उस शहजादी का आप लोग मुझे नाम बताइएगा, शाहजहां की बेटी जिसने शाहजहानाबाद नगर के वास्तु निर्माण में हेल्प किया था, या फिर कहें उसका दिमाग चला था, ये आप मुझे बताइएगा। तो 1648 में शाहजहानाबाद को शाहजहां ने अपनी राजधानी बनाई। और देखो शाहजहानाबाद, शाहजहां ने अपने नाम पर इस नगर का नाम रखा था। इससे पहले मुगलों की राजधानी कहां थी? तो आगरा थी। ध्यान रखेंगे, मुगलों की राजधानी जो है ना, सबसे पहले अगर हम बात करें, जब हुमायूं आता है, बाबर आता है, तो उस टाइम पे आगरा, थोड़े समय दिल्ली, ऐसे टाइप से थी। लेकिन अकबर के टाइम पर जो है स्थायी रूप से राजधानी जो है आगरा में स्थापित होती है। उसके बाद फिर लगभग 14-15 साल तक जो है वो फतेहपुर सीकरी में होती है। उसके बाद फिर लगभग 12-13 साल जो है लाहौर में होती है, और उसके बाद फिर से आगरा में वापस ले आया जाता है। लगभग 1598 में वापस से आगरा को राजधानी बनाता है अकबर, जो कि आगे चल करके 1648 तक आगरा ही इनकी राजधानी थी। लेकिन फिर 1648 में शाहजहां ने शाहजहानाबाद को अपनी राजधानी बनाई, और आगे चल करके 1858 तक, जब मुगल साम्राज्य का अंत नहीं हुआ ना, तब तक शाहजहानाबाद ही मुगलों की राजधानी थी। तो ध्यान रखेंगे इस चीज को, मतलब कि शाहजहानाबाद लंबे समय तक मुगलों की राजधानी थी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अकबर कालीन सूबों में शामिल नहीं था। तो देखो अकबर के समय में ना लगभग 15 सूबे थे। सूबे का क्या मतलब होता है? सूबा का मतलब होता है राज्य। जैसे कि अभी हमारे भारत में 28-29 राज्य है ना, कितने राज्य हैं? 29 राज्य हैं। तो वैसे ही मुगलों के टाइम पर भी पूरे जो साम्राज्य है उसको जो है सूबों में बांट दिया गया था, राज्यों में बांट दिया गया था। और सूबा का जो है एक मुख्यमंत्री टाइप का एक पोस्ट होता था, जिसको बोला जाता था प्रांतपति, या फिर उसको जो है प्रांतपति, उसको क्या बोला जाता, सूबेदार बोला जाता था। प्रांतपति नहीं, सूबेदार बोला जाता था। प्रांतपति तो हिंदी में हो गया, जो उर्दू फारसी में जो है सूबेदार बोला जाता था। सूबे के प्रमुख को एक तरह से वो जो है मुख्यमंत्री या फिर राज्यपाल टाइप का होता था। तो अकबर के समय में लगभग 15 सूबे थे। इनमें मालवा एक सूबा था, मालवा बंगाल काफी बड़ा सूबा था। खानदेश भी जो है एक सूबा था। खानदेश आखिरी में जो है मुगल साम्राज्य में शामिल होता है, तो खानदेश भी एक सूबा था। गोलकुंडा की बात करें तो इसको जो है औरंगजेब ने जीत करके मुगल साम्राज्य में मिलाया। मतलब कि अकबर के समय में गोलकुंडा को नहीं जीता गया था। ध्यान रखेंगे, अकबर के समय में गोलकुंडा जो है वो
स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में मतलब स्वतंत्र हो रहा था उस टाइम पर गोलकुंडा। वो बहुत बाद में औरंगजेब के टाइम पर जो है गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिलाया जाता है। तो गोलकुंडा जो है अकबर के सूबों में शामिल नहीं था। मालवा था, बंगाल था, खानदेश था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो पंजाब, गुजरात, कश्मीर, इधर सिंध हो गया, काबुल हो गया, एक काफ़ी सारा क्षेत्र जो है ना, बिहार वगैरह, ये सब जो है इसका सूबा था। आप लोग मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अकबर के समय के सूबों के नाम बताने की कोशिश करिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन दिया है पुरंदर की संधि के विषय में क्या सही नहीं है। पुरंदर की संधि की अगर हम बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 1765 में हुआ था। चलो हम सीधा जो कथन है उसी को देख लेते हैं। तो पहला दिया है, यह संधि 1665 में राजा जयसिंह और छत्रपति शिवाजी महाराज के मध्य संपन्न हुई। तो बिल्कुल ठीक है भाई। होता क्या है कि पुरंदर का युद्ध लड़ा जाता है। जो औरंगजेब है वो छत्रपति शिवाजी महाराज को हराने के लिए या पकड़ने के लिए मिर्जा राजा जयसिंह जो कि आमेर का ही राजा था, तो उसके नेतृत्व में मुगल सेना को भेजा जाता है। और 1664 में पुरंदर के किले को घेर लिया जाता है और यहाँ पर जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो सरेंडर कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कि भाई अगर, क्योंकि उनकी संख्या कम थी, शिवाजी महाराज के पास जो है सेना कम थी, वहीं जो मिर्जा राजा जयसिंह है ना उसके पास बहुत बड़ी सेना थी। और जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो बहुत ज़्यादा योग्य सेनापति था और काफ़ी ज़्यादा कूटनीति में माहिर था। तो यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज थोड़े से डर जाते हैं कि अगर मिर्जा राजा जयसिंह ने पुरंदर के किले पर कब्जा कर लिया तो वो जो है यहाँ पर कत्लेआम मचा देगा, सैनिकों को तो मार ही देगा, लेकिन जो आम लोग हैं जो कि किले में छिपे हुए हैं, जो बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, उनको भी वो खत्म कर देगा, काफी कत्लेआम कर देगा। तो इससे बचने के लिए फिलहाल सरेंडर कर देना ज्यादा उचित होगा, ऐसा जो है शिवाजी के मन में आता है और वो जो है सरेंडर कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो ये शिवाजी महाराज की एक बहुत बड़ी कूटनीति थी, इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है, 1665 में संधि हुई थी। देखो युद्ध हुआ था, मतलब पुरंदर के किले को घेरा गया था 1664 में और उसके अगले वर्ष 1665 में जो है संधि हुई। अगला दिया है, छत्रपति ने मुगलों को 23 किले देना स्वीकार किया। बिल्कुल सही है। जो संधि होती है ना उसके तहत छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधिकार में, उनके अधिकार में जो भी 23 किले थे ना वो मुगलों को देना स्वीकार कर लिया। अगला दिया है, छत्रपति ने औरंगजेब की सेवा में अपने पुत्र संभाजी को भेजने की शर्त को अस्वीकृत कर दिया। यहाँ पर ये जो कथन है ना ये गलत है। देखो जो मिर्जा राजा जयसिंह है वो शिवाजी महाराज के पास शर्त रखते हैं कि आप जो है अपने पुत्र संभाजी महाराज को औरंगजेब की सेवा में भेजिए, उसको हम मनसबदार नियुक्त करेंगे, आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अपने बेटे को भेज दीजिए। इस तरह से जो है जयसिंह जो है कूटनीति पूर्वक चाल चलता है शिवाजी महाराज के सामने और यहाँ पर शिवाजी महाराज जो है ये इस शर्त को स्वीकार कर लेते हैं। ध्यान रखेंगे, इस शर्त को छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वीकार कर लिया था क्योंकि शिवाजी महाराज के अंदर भी ना काफी कूटनीति चल रहा था, क्योंकि उनका सोच ये था कि अभी हमारी शक्ति कम है तो हमको दुश्मन के सामने झुकना होगा और दुश्मन जो है हमारी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत हो जाए तो हम जो है अपनी शक्ति को बढ़ा लेंगे और अपनी शक्ति बढ़ा करके शत्रु को जो है बाद में खत्म कर देंगे। और शिवाजी महाराज ने ये किया भी। आगे चल करके 1670 में उसने औरंगजेब की काफी मतलब जितने भी किले औरंगजेब को दिए थे ना वो सब वापस ले लेते हैं 1670 के आसपास में। तो ये शिवाजी महाराज की कूटनीति थी। मतलब उधर जयसिंह भी कूटनीति चल रहा था, इधर शिवाजी महाराज के अंदर भी जो है काफी सारा मतलब चल रहा था कूटनीति। इन्होंने कूटनीति पूर्वक कार्य किया। फिलहाल झुक जाना इन्होंने उचित समझा, क्योंकि नहीं तो मारकाट मचा दिया जाता ना, तो ये कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर शिवाजी महाराज ने इसको मान लिया था। अगला दिया है, मुगलों के बीजापुर अभियान के समय छत्रपति ने मुगल सेना की सहायता करना स्वीकार किया। ये भी सही है। तो यहाँ पर जो है स जो है वो सही नहीं है, वही आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्न पर विचार कीजिए। तो कथन दिया हुआ है, पहला दिया मुगल काल में सोने का मुहर मुद्रा प्रणाली में सबसे ऊपर होता था। तो बिल्कुल सही है, सोने का मुहर आज के 2000 के नोट के समान हम मान सकते हैं। अगला दिया चांदी का रुपया मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार थी। ये भी सही है, इसको हम आज के समय का जो 500 का नोट है ना उसके समान मान सकते हैं। बाजार में आप जाएंगे तो 2000 का नोट आपको देखने को नहीं मिलेगा, केवल और केवल 500 के नोट देखने को मिलेंगे। अकबर के समय तांबे का टका दाम में बदल गया। तांबे का टका, तो देखो तांबे का जो टका है ना ये दिल्ली सल्तनत काल में काफी प्रचलित था टका, लेकिन अकबर के समय में ये जो टका है ना तांबे का ये दाम में बदल गया।
तो यहाँ पर तीनों कथन सही हैं, तो आपका 1 2 3 मतलब अ जो है सही होगा। अगला दिया है निम्न कथन पर विचार करने को बोल रहा है। तो पहला कथन देखते हैं, हुमायूं ने मुगल चित्रकला की नींव रखी। बिल्कुल सही है, बाबर मत लगाइएगा क्योंकि बाबर को टाइम ही नहीं मिला। तो हुमायूं के समय में जो है मुगल चित्रकला की शुरुआत हुई। अगला दिया है अकबर के समय भित्ति चित्रकारी की शुरुआत हुई। भित्ति चित्रकारी क्या होता है, तो दीवारों में जो चित्रकला की जाती है ना, उसकी शुरुआत अकबर के समय में की गई थी। अगला है जहांगीर के समय मुगल चित्रकला फारसी प्रभाव से मुक्त हुआ। तो ये भी बिल्कुल सही है। जहांगीर के समय में ना जो मुगल चित्रकला है, क्योंकि देखो मुगल चित्रकला पर पहले फारसी प्रभाव पड़ा हुआ था, मतलब जो क्या कहना चाहिए, जो भारत पर फारस का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। यहाँ पर फारसी भाषा का भी प्रयोग किया जाता था। आगे चल करके जो फारसी है और भारत की भाषाएं हैं ये मिलकर के उर्दू के रूप में विकसित हुई। तो ठीक ऐसे ही जो फारसी चित्रकला है उसका मुगल चित्रकला पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था, लेकिन जहांगीर के समय में चित्रकला में फारसी प्रभाव जो है पूरी तरह से ख़त्म हो गया। तो ये सही है। अगला दिया है दारा शिकोह चित्रकला का पोषक था। दारा शिकोह कौन था, तो शाहजहां का बड़ा बेटा, बड़ा लड़का बोल सकते हैं हम, औरंगजेब का बड़ा भाई। तो ये ना बिल्कुल अकबर के जैसा था, अकबर के जैसा काफ़ी उदार था और चित्रकला का पोषक था, मतलब चित्रकारी में काफ़ी इंटरेस्टेड था। तो चारों कथन यहाँ सही है, यहाँ पर अ जो है आपका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल कालीन उत्तराधिकार के युद्धों का सही कालक्रम क्या है। तो भाई मुगल कालीन उत्तराधिकार का जो युद्ध है ना, ये बड़ा खौफनाक रहा है, बड़ा खतरनाक टाइप का रहा है। अभी एक सीरीज आया हुआ है ताज करके, उसमें जो है आपको ये उत्तराधिकार का युद्ध देखने को मिलेगा। हालांकि वो अकबर के टाइम का दिखाया गया है, ये जो है ना ये शाहजहां के समय का है। तो अगर ये भी बने तो काफ़ी अच्छा बनेगा। वैसे ताज देखा जाए तो उतना खास तो नहीं है, बट फिर भी जो है ओके है। तो देखते हैं भाई मुगल कालीन उत्तराधिकार के युद्धों का सही कालक्रम। ये शाहजहां के टाइम का है। शाहजहां जब बीमार पड़ जाता है ना, तो उसके चारों पुत्रों में सत्ता को लेकर के संघर्ष शुरू हो जाता है। 4 पुत्र कौन कौन थे, सबसे बड़ा था दारा शिकोह, उसके बाद शाह शुजा, फिर था औरंगजेब, सबसे छोटा था मुराद। तो 4 बच्चे थे शाहजहां के। तो यहाँ पर जो सबसे पहला जो युद्ध लड़ा गया था, क्योंकि इसको सही कालक्रम में आपको लगाना है, सबसे पहला युद्ध लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध। बहादुरपुर का युद्ध ये लड़ा गया था शाह शुजा जो कि बंगाल का सूबेदार था, वो जो है आक्रमण कर देता है आगरा में, और आगरा में होता है दारा शिकोह। दारा शिकोह ही जो है एक तरह से सत्ता का दावेदार होता है। तो दारा शिकोह और शाह शुजा के मध्य लड़ा गया था बहादुरपुर का युद्ध, जिसमें शाह शुजा पराजित हो जाता है और वापस बंगाल भाग जाता है। उसके बाद अगला युद्ध लड़ा गया था धर्मत का युद्ध। धर्मत का युद्ध जो है औरंगजेब मुराद ये दोनों एक तरफ थे, एक साथ थे, और दूसरी तरफ थी दारा शिकोह की सेना। दारा शिकोह के पास शाही सेना थी, इसमें दारा शिकोह ने नेतृत्व नहीं किया था। दारा शिकोह की तरफ से जोधपुर के राजा जसवंत सिंह और कासिम खां, इन्होंने जो है शाही सेना का नेतृत्व किया था, मतलब कि दारा शिकोह की तरफ से। और दूसरी तरफ कौन थे, तो औरंगजेब और मुराद बख्श। तो धर्मत के युद्ध में औरंगजेब और मुराद ने शाही सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया, मतलब कि दारा शिकोह की सेना को बुरी तरह से पराजित कर दिया। उसके बाद अगला युद्ध लड़ा गया सामूगढ़ का युद्ध। सामूगढ़ का युद्ध, इसमें भी एक तरफ जो है औरंगजेब और मुराद बख्श थे और दूसरी तरफ शाही सेना। और इस बार जो है खुद दारा शिकोह उसने जो है सेना का नेतृत्व किया था, लेकिन इस युद्ध में भी दारा शिकोह की बुरी तरह से हार हो जाती है और दारा शिकोह जो है दिल्ली की ओर भाग जाता है। और इसके बाद ही जो औरंगजेब है वो अपना राज्याभिषेक करवाता है, खुद को जो है बादशाह घोषित करवा देता है और अपने पिता शाहजहां को कैद करवा लेता है आगरा में। उसके बाद अगला जो युद्ध लड़ा गया था वो लड़ा गया था खजुआ का युद्ध। खजुआ का युद्ध होता क्या है कि जो शाह शुजा है ना, वो अटैक कर देता है आगरा में, और जैसे ही मतलब उसको पता चलता है कि औरंगजेब ने दारा शिकोह को पराजित कर दिया, मुराद बख्श को मार दिया, तो औरंगजेब के ऊपर जो है शाह शुजा आक्रमण कर देता है। लेकिन जो औरंगजेब है वो अपने बड़े भाई शाह शुजा को हरा देता है और शाह शुजा जो है वापस से बंगाल की ओर भाग जाता है, जहां उसकी कहीं मृत्यु हो जाती है। उसके बाद आखिरी वाला युद्ध है वो है देवराई का युद्ध। देवराई का युद्ध ये जो है औरंगजेब और दारा शिकोह के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दारा शिकोह बुरी तरह से हार जाता है और पकड़ लिया जाता है। तो इसको आप क्रम से लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सुमेलित करने को बोल रहा है। एक तरफ मुगल बादशाह, दूसरी तरफ उनके मकबरे। देखते हैं, बाबर की बात करें, बाबर का जो मकबरा है ये है काबुल में।
अकबर का मकबरा सिकंदरा में, हुमायूं का दिल्ली में, औरंगजेब का औरंगाबाद में। तो आप लोग जो है कूट मतलब मिला लीजिए यहां पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया? तो उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था भाई दारा शिकोह ने। ध्यान रखेंगे, अकबर ने ना एक अनुवाद विभाग की स्थापना की थी, जिसमें क्या होता था, जितने भी प्राचीन ग्रंथ थे, चाहे वो संस्कृत भाषा के हो या फिर अरबी तुर्की भाषा के ग्रंथ हो, उनका वो फारसी भाषा में अनुवाद करवाता था। फारसी भाषा में ही क्यों? क्योंकि फारसी जो है मुगलों की राजकीय भाषा थी। जैसे कि अभी हमारे भारत की राष्ट्रीय भाषा क्या है? हिंदी है। तो वैसे ही मुगलों की राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा वो क्या थी? फारसी थी, फारसी बोला जाता था। एक कहावत भी है ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, तो ये इसी समय का बना हुआ है। तो फारसी भाषा में अनुवाद किया जाता था प्राचीन ग्रंथों को, संस्कृत के ग्रंथों को, अरबी तुर्की के ग्रंथों को अकबर ने शुरू किया था अनुवाद विभाग। ध्यान रखेंगे, तो ये आगे भी जारी था। तो दारा शिकोह ने इसी अनुवाद विभाग में उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया। उपनिषद जो है ये संस्कृत भाषा में लिखे गए ना, हमारे भारतीय संस्कृति में काफी महत्वपूर्ण है उपनिषद। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन था? प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा कि मुगल वंश के संदर्भ में पिता के रहते हुए बादशाह पद प्राप्त करने का प्रयास करने वाला प्रथम मुगल बादशाह शहजादा कौन था? मतलब कि पिता जीवित है, पिता के जीवित रहते हुए ही किसी शहजादे ने सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो वो कौन है, कौन सा शहजादा है, ये आप बताइए। अगर हम हुमायूं की बात करें तो भाई बाबर की मृत्यु हो जाती है और इसी को मिल जाता है, इसको कोई ऐसा कुछ 3-5 करने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अगर हम सलीम की बात करें, चलो सलीम मैं बाद में बताता हूँ। औरंगजेब मोस्ट वांटेड, क्योंकि अधिकतर लोगों को औरंगजेब ही लग रहा होगा। जब शाहजहां जिंदा था, शाहजहां जब बीमार पड़ जाता है ना, तब औरंगजेब और उसके भाइयों के बीच उत्तराधिकार को लेकर के घमासान युद्ध छिड़ जाता है। पीछे हम लोगों ने देखा 5 युद्ध, जिसमें औरंगजेब ने अपने तीनों भाइयों को मार डाला और खुद जो है बादशाह बन जाता है। तो भाई ये औरंगजेब ये पहला नहीं था ऐसा काम करने वाला। जो खुर्रम है ना, शाहजहां, जब जहांगीर बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है ना, तब खुर्रम मतलब शाहजहां का जो मामा है ना, या कहें इसका ससुर, वो जो है खुर्रम के शेष भाइयों को खुर्रम के लिए खत्म करवा देता है। मतलब एक तरह से खुर्रम ने भी अपने भाइयों का कत्ल करवाया और उसके बाद बादशाह बना। उसके बाद बात करें सलीम, तो भाई इसका आंसर सलीम ही है। सलीम पहला मुगल शहजादा है जो कि पिता के रहते हुए मुगल तख्त प्राप्त करने का प्रयास करता है। जब और अकबर जब बूढ़ा हो जाता है ना, तब जो सलीम के जो मित्र हैं, दोस्त वगैरह हैं, वो इसको चढ़ाना शुरू कर देते हैं कि भाई कब तक ऐसे ही रहोगे, कोशिश करो, तुम्हारा बाप बूढ़ा हो गया है। तो इसने जो है कोशिश की थी और इसी चक्कर में अबुल फजल बेचारा मार दिया जाता है। तो सलीम पहला शहजादा है जो कि पिता के रहते हुए सत्ता प्राप्त करने का प्रयास किया था। तो ध्यान रखेंगे सलीम। अकबर को भी इजीली मिल चुका था सत्ता। ध्यान रखेंगे, अकबर के पिता की मृत्यु होती है ना हुमायूं की, तो अकबर को उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन दिया है, अल्तमगा जागीर का संबंध किस मुगल बादशाह से है? तो अल्तमगा जागीर का संबंध है जहांगीर से। अल्तमगा जागीर होता क्या था, जो मुगल साम्राज्य के जो एकदम विशेष कृपा पात्र होते थे ना, बहुत खास होते थे, उनको दिया जाता था अल्तमगा जागीर। अगला है, किस सुल्तान की तुलना मुगल बादशाह अकबर और औरंगजेब से की जाती है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ट्रिकी क्वेश्चन है। काफी सारे बच्चे जो है इसमें कुछ गलत आंसर करेंगे, आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका आंसर है फिरोज शाह तुगलक। देखो फिरोज शाह तुगलक ना, वो बिल्कुल क्या बोलना चाहिए, 2 टाइप का इंसान था, या कहें हम डबल ढोलकी टाइप का व्यक्ति हम बोल सकते हैं इसको, दोहरे चरित्र का व्यक्ति। तो इसमें जो है फिरोज शाह तुगलक में औरंगजेब जैसा ये धर्मांध था। धर्मांध मतलब अपने धर्म को काफी महत्वपूर्ण समझता था, खास समझता था, अपने मतलब मुस्लिम धर्म को, और दूसरे धर्म के लोगों को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता था। इसी कारण इसको जो है काफी सारे इतिहासकारों ने औरंगजेब का पूर्वगामी कहा है। वहीं दूसरी तरफ फिरोज शाह तुगलक जो है ना, अपने धर्म के लोगों के लिए काफी ज्यादा उदार था, काफी ज्यादा उदार था अपने धर्म के लोगों के लिए, और उनके लिए काफी अच्छे अच्छे इसने काम किए थे। और इसी चीज को देखते हुए कुछ इतिहासकारों ने इसकी तुलना अकबर से भी की है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये चीज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान कभी भी अकबर की राजधानी नहीं थी। तो भाई अकबर की राजधानी आगरा थी, पीछे मैंने शायद चर्चा किया था, लाहौर थी, फतेहपुर सीकरी थी, दिल्ली नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, निम्न कथनों पर विचार करिए। देखते हैं, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने मुगल सेना का नेतृत्व किया था। पीछे कहीं मैंने बताया था कि हल्दी घाटी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था, मान सिंह ने। तो ये गलत हो जाएगा भाई पहला वाला कथन। दूसरा दिया है कश्मीर अभियान में राजा भगवान दास गए थे। बिल्कुल सही है, राजा भगवान दास जो कि मान सिंह के पिता थे और हरकाबाई के भाई थे और भारमल के पुत्र थे। चीजों को ध्यान रखिएगा, कंफ्यूजन क्रिएट होता है। अगला दिया है अकबर का अंतिम विजय अभियान असीरगढ़ के विरुद्ध था। ये भी ठीक है, मतलब कि पहला वाला गलत है, दूसरा तीसरा सही है। कूट बना लीजिएगा। अच्छा, कूट यहां दिया ही नहीं है, देख लीजिएगा। अगला है सैयद बंधु, जिनको नृप निर्माता किंग मेकर कहा जाता है। तो सैयद बंधु द्वारा बनाए गए बादशाह कौन थे। तो इनके द्वारा बनाए गए बादशाह कौन थे, फर्रुख सियर था सबसे पहले, उसके बाद रफ़ीउद दरजात था, रफ़ीउद दौला था और मोहम्मद शाह था। इन चारों को सैयद बंधुओं ने बादशाह बनाया था। तो यहां पर पहला छोड़ करके बाकी सभी, मतलब 2 3 4 5 ब जो है आपका उत्तर होगा। अगला देखते हैं, निम्न में से किसका मुगल कालीन तोप खाने से संबंध है। मुगल कालीन तोप खाने से किनका संबंध है, देखते हैं। जिनसी है, दस्ती है, गजनाल है। बरगीर जो है ना घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था, ध्यान रखेंगे। गजनाल ना हाथी के ऊपर जो तोप रखा जाता था उसको गजनाल कहा जाता था। दस्ती मेरे ख्याल से छोटे छोटे तोप वालों को कहते थे, बट ये तीनों जो है तोप खाने से संबंधित है। बरगीर क्या है, ये घुड़सवार सैनिकों को कहा जाता था। वो भी ऐसे घुड़सवार जिनको युद्ध के सभी साजो सामान राज्य की ओर से दिए जाते थे। तो यहां पर तीसरा वाला को छोड़ करके है 1 2 4। अगला देखते हैं, बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों का सही कालक्रम है। ये काफी इजी क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि भाई आसान है। तो सबसे पहले बात करें खानवा के युद्ध की, तो खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था, 1527 में लड़ा गया था खानवा का ये युद्ध, 1527। मेरा स्टाइलस जो है अच्छे से काम नहीं कर रहा है, माफी चाहूंगा। पानीपत सबको पता है 1526 में लड़ा गया था। चंदेरी ये लड़ा गया था 1528 में। घाघरा लड़ा गया था 1529 में। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये युद्ध बाबर ने किन किन के विरुद्ध लड़ा था और कौन से युद्ध में बाबर जीता था। तो कूट मिलाना। अगला क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य अंतिम निर्णायक युद्ध कौन सा था। तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य घमासान युद्ध छिड़ा था भाई, काफी मतलब एक तरह से चूहे बिल्ली का खेल टाइप का जो है युद्ध चला था। और इसमें जो है हुमायूं अंतिम रूप से हार जाता है। हुमायूं की जो बुरी तरह से हार होती है, ऐसी हार होती है कि उसको अपना साम्राज्य छोड़ करके भागना पड़ता है, भारत से ही भागना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, यहां वहां भटकना पड़ता है। तो देखो चौसा का युद्ध अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1539 में। बिलग्राम का युद्ध जिसको हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जानते हैं, ये लड़ा गया था 1540 में। और इसी युद्ध में अकबर जो हुमायूं है वो अंतिम रूप से हार जाता है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने नूरजहां से कब विवाह किया था। तो भाई नूरजहां जिसका असली नाम था, मूल नाम था मेहरुनिशा, तो इससे जहांगीर ने विवाह किया 1611 में। ध्यान रखेंगे 1611 में जहांगीर ने विवाह किया। और जो नूरजहां है वो आगे चल करके जहांगीर को कंट्रोल करती है। अगला क्वेश्चन दिया है, उत्तर मुगल कालीन निम्न शासकों को काल क्रमानुसार जमाइए। तो ये क्वेश्चन इस तरह का काफी पूछता है। उत्तर मुगल कालीन शासक, उत्तर मुगल काल किसको बोला जाता है, औरंगजेब की मृत्यु से लेकर के मुगल साम्राज्य के अंत तक। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में और मुगल साम्राज्य का अंत हुआ 1858 में। तो यहां पर सबसे पहला नाम आएगा जहांदर शाह का, जो 1712 से 1713 तक मुगल बादशाह था। तो सबसे पहले ये हो जाएगा, मतलब चौथा वाला। उसके बाद आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला, अगले में आ जाएगा मोहम्मद शाह रंगीला जो कि 1719 से लगभग 1748 तक मुगल बादशाह था। उसके बाद आ जाएगा शाह आलम। शाह आलम ये लगभग 1759 से 1606 के आसपास में 1806 तक, 1759 से 1806 तक ये जो है शासक रहा। उसके बाद आखिर में आएगा अकबर द्वितीय।
तो सबसे पहले कौन, जहांदर शाह, फिर मोहम्मद शाह, उसके बाद अकबर द्वितीय, नहीं, जहांदर शाह, मोहम्मद शाह, शाह आलम, उसके बाद अकबर द्वितीय। तो हमें कूट बना देता हूं, पहले चौथा वाला आएगा, उसके बाद पहला वाला, मतलब कि ये नहीं, ये भी नहीं, हाँ यही इसका आंसर है। सबसे पहले जहांदर शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह, उसके बाद शाह आलम, उसके बाद अकबर द्वितीय। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, अकबर के नवरत्नों में से किसका मूल नाम रामतनु पांडे था? रामतनु पांडे, अकबर के जो नवरत्न थे ना, उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो रामतनु पांडे मूल नाम था तानसेन का, जो कि संगीतकार थे ना, ये ग्वालियर से थे, ध्यान रखना। अगला देखते हैं, अकबर के नवरत्न में कौन एक शामिल नहीं था? अच्छा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? भारमल इसका आंसर है। किस मुगल, अच्छा ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ, शाहजहां ने इसको बनाया था ना, ये भी रिपीट हुआ, माफी चाहूंगा। चलो इसको देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में स्थापित राज्य धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। अगर हम पहले कथन की बात करें तो मुगल साम्राज्य के पतन के बाद 18वीं शताब्दी में, देखो 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है ना, तो उसको ही एक तरह से मुगल साम्राज्य का पतन मान लिया गया है, क्योंकि उसके बाद कोई भी ऐसा मुगल बादशाह नहीं हुआ जो पहले के शासकों के जैसे शासन कर सका हो। तो इसीलिए जो है काफी सारे इतिहासकार डायरेक्ट लिख देते हैं 1707 में मुगल साम्राज्य का पतन। इसीलिए उसके बाद के जो शासक हैं उनको उत्तर मुगल कालीन शासक कहा जाता है, जो सबके सब कमजोर थे, कोई भी योग्य नहीं था। तो 18वीं शताब्दी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो भी नए राज्य स्थापित हुई वो धार्मिक रूप से सहिष्णु थे। मतलब वो हिंदू मुस्लिम ऐसे नहीं करते थे, वो सभी को जो है समान रूप से देखते थे। मतलब कि वो हिंदू और मुस्लिम में उतना ज्यादा भेदभाव नहीं करते थे, मतलब धार्मिक रूप से कट्टर नहीं थे। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। अगला दिया है, 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में उत्पन्न आर्थिक संकट को किसी भी नव स्थापित राज्य द्वारा सफलतापूर्वक समाधान नहीं किया गया। तो इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, तो ये कथन भी बिल्कुल सही है, क्योंकि 17वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में औरंगजेब ने दक्षिण को जीतने के लिए जितने पैसों की बर्बादी की ना, तो उससे जो है भारत में एक आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। तो इस आर्थिक संकट को आने वाले समय में जितने भी नए नए राज्य स्थापित हुए ना, कोई भी इसका समाधान नहीं कर सका। हालांकि कुछ राज्यों ने कोशिश किया और कुछ राज्यों ने थोड़े समय के लिए इस आर्थिक संकट से उबर भी चुके थे, लेकिन इसी समय जो है अंग्रेजों की भी एंट्री हो जाती है और लगातार 18वीं शताब्दी में काफ़ी सारे युद्ध वगैरह होते रहते हैं, क्योंकि भारत जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता है। एक तरफ मराठे, एक तरफ राजपूत फिर से एक्टिव होने लगते हैं, इधर सिख भी एक्टिव होने लगते हैं, इधर टीपू सुल्तान, हैदर अली, इधर बंगाल, मतलब काफी सारे छोटे छोटे राज्य बन जाते हैं जो कि आपस में ही लड़ते भिड़ते रहते हैं। और यहीं पर जो है अंग्रेजों की भी एंट्री हो चुकी होती है, फ्रांसीसियों की भी एंट्री हो चुकी होती है। तो युद्धों का काफी माहौल बना हुआ था 18वीं शताब्दी में। तो जो आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हुई थी ना, वो और ज्यादा बिगड़ जाती है। तो कोई भी नव स्थापित राज्य जो है इस आर्थिक संकट को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो यहां पर दोनों कथन सही है। इस तरह के क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट सेट में अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो आपसे आराम से बन जाएगा। तो दोनों कथन सही है। अगला दिया है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अकबर को 1551 में गजनी का सूबेदार नियुक्त किया गया। बिल्कुल सही है, गजनी अफगानिस्तान में है। मात्र 9 साल का था अकबर, तो इसको जो है गजनी का सूबेदार बना दिया जाता है। अगला दिया है, भारत की सत्ता पुनः प्राप्त करने के पश्चात हुमायूं ने अकबर को लाहौर का सूबेदार नियुक्त किया। बिल्कुल ठीक है, ये भी 1555 में अकबर को लाहौर का सूबेदार बना दिया जाता है। अगला दिया है, बैरम खां से पहले अकबर का संरक्षक मुनीम खां था। ये भी बिल्कुल सही है। बाद में बैरम खां को अकबर का संरक्षक बना दिया जाता है और मुनीम खां को अकबर के सौतेले भाई मिर्जा हाकिम का संरक्षक बना दिया जाता है। तीनों कथन सही है यहाँ पर, तो लास्ट वाला आंसर सही होगा। अगला दिया है, निम्न कथन को पढ़ने को बोल रहा है। पहला दिया है, राणा कुंभा ने खानवा का युद्ध लड़ा। गलत है। राणा कुंभा कहां से खानवा का युद्ध लड़ेंगे भाई? राणा सांगा ने खानवा का युद्ध लड़ा था 1527 में। गलत है पहला कथन। अगला दिया है, राणा सांगा ने मेवाड़ के 32 किलों का निर्माण करवाया। ये भी गलत है। राणा
कुंभा ने 32 किलो का निर्माण करवाया था। मतलब जो कुंभा है ना, उन्होंने 32 किलो का निर्माण करवाया था मेवाड़ के। अगला दिया है मालवा के महमूद खिलजी को परास्त कर राणा सांगा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया। ये भी गलत है। यहां पर जो महमूद खिलजी है ना, इसको राणा सांगा ने नहीं, राणा कुंभा ने पराजित किया था, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ तीनों कथन सही है। और महमूद खिलजी ने ना, मतलब महमूद खिलजी को पराजित करने के बाद राणा कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था चित्तौड़ में। यहां पर तीनों कथन उपरोक्त में से कोई नहीं, द जो है उत्तर होगा। अगला दिया है सुमेलित करने को बोल रहा है, देख लेते हैं। एक तरफ ग्रंथ दिया हुआ है और एक तरफ रचनाकार। तो शाहजहांनामा की अगर हम बात करें तो इसके लेखक हैं इनायत खां, जो कि औरंगजेब के समय में लिखा गया था। इसमें शाहजहां औरंगजेब के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिलती है। बाबरनामा की बात करें तो भाई इसको खुद बाबर ने लिखा है, बाबर की आत्मकथा है। अकबरनामा की बात करें तो अबुल फजल ने लिखा है। हुमायूं नामा लिखा है गुलबदन बेगम ने, जो कि हुमायूं की बहन थी, बाबर की बेटी थी, अकबर की बुआ थी। हर तरह से याद रखना। अगला अच्छा कूट आप मिला लीजिए भाई, कूट। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन बादशाह अकबर का समकालीन आलोचक था। ये क्वेश्चन मैंने शायद कहीं पूछा था, शायद पहले भी। तो बदायूनी ये अकबर का समकालीन था और अकबर का सबसे बड़ा आलोचक भी था। अगला क्वेश्चन है किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा शुरू किए गए सिजदा और पायबोस की प्रथा को समाप्त किया। सिजदा और पायबोस की प्रथा को समाप्त करने वाला मुगल बादशाह ये था शाहजहां। सिजदा और पायबोस था क्या, इसको बलबन ने शुरू किया था, जो कि फारसी परंपरा थी। इसका जो है मुस्लिम धर्म से कोई भी संबंध नहीं था। बलबन ने इसको शुरू किया और बलबन के बाद के जितने भी शासक हुए, दिल्ली सल्तनत के जितने भी सुल्तान हुए, उसके बाद जब भारत में बाबर आया, हुमायूं, अकबर, इन सभी ने भी, जहांगीर ने भी इस परंपरा को बनाए रखा। लेकिन शाहजहां जो कि थोड़ा सा धार्मिक रूप से कट्टर था, इसने क्या किया, इन दोनों प्रथाओं को या फिर इन दोनों परंपराओं को प्रतिबंधित कर दिया, बंद कर दिया। सिजदा में होता क्या था, झुक करके जो भी बादशाह है, सुल्तान है, उसको एक तरह से सलाम करना। और पायबोस में जो है ना, लेट करके सुल्तान या बादशाह के पैरों को चूमना, ये होती थी। और इसको जो है शाहजहां ने बंद कर दिया। अगला क्वेश्चन दिया है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी सर जॉन चाइल्ड को किस मुगल बादशाह ने भारत से निष्कासित किया था। भाई होता क्या है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, भारत में अपने पांव जमाने की कोशिश कर रही होती है और कुछ आड़े टेढ़े काम भी कर रही होती है। तो औरंगजेब बड़ा मतलब क्रोधित हो जाता है सर जॉन चाइल्ड से और बोलता है कि भाई इंडिया में कहीं दिखना मत, भगा देता है इसको यहां से। बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो औरंगजेब ने इसको भगाया था। अगला क्वेश्चन है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के समय अंग्रेजों द्वारा किस स्थान से बंदी बनाया गया। तो देखो बहादुर शाह जफर, इसने जो है 1857 की क्रांति में आंदोलनकारियों का नेतृत्व किया था। एक तरह से इनको जो है लीडर बना दिया जाता है, नेता बना दिया जाता है। वैसे तो जो बहादुर शाह जफर था ना, ये काफ़ी बूढ़ा हो गया था, लगभग 80 साल का था, कुछ करने धरने लायक नहीं था। लेकिन जो आंदोलनकारी जो है बोल देते हैं कि भैया आपको बनना है नेता, तो ये भी बड़ा बन जाते हैं। बट होता क्या है कि 1857 की क्रांति विफल हो जाती है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है अंग्रेजों से जा मिलते हैं। तो इसको गिरफ्तार किया गया था हुमायूं के मकबरे से, जो कि दिल्ली में है, वहाँ से गिरफ्तार किया गया था। और इसके 2-3 बच्चों को भी वहाँ गिरफ्तार किया जाता है, जिनको वहीं पर गोली मार दिया जाता है। और बहादुर शाह जफर को रंगून, जो बर्मा की राजधानी है ना, वहाँ भेज दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है मुगल काल के निम्न युद्धों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। ये क्वेश्चन आया था क्या? अच्छा, इसमें थोड़ा सा मतलब चेंजेस हो गया है। तो घाघरा की अगर हम बात करें तो ये हुआ था 1529 में, 1529। खानवा हुआ था 1527 में, चौसा हुआ था 1539 में, और सामूगढ़ का युद्ध लड़ा गया था लगभग 1657-58 में। तो आप देख लीजिए, कूट का मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमिलित करने को बोल रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी तो रिपीट हुआ है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है जहां तक। अगला देखते हैं, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था। तो मुगल कालीन अर्थव्यवस्था का आधार था चांदी का रुपया, जो 500 के नोट के बराबर होता था। अगला क्वेश्चन है, निम्न इमारतों तथा शासकों को सुमेलित कीजिए।
कौन सी इमारत को किसने बनवाया था? तो देखते हैं, मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह ने निर्माण करवाया था गोल गुंबज का, जो कि बीजापुर में है। इल्तुतमिश की बात करें तो भाई कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूर्ण करवाया। औरंगजेब ने दिल्ली में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया। तो आप लोग जो है कूट का मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग को निषिद्ध किया? निषिद्ध मतलब प्रतिबंधित किया। तो तंबाकू के प्रयोग को रोकने वाला था जहांगीर, इसने जो है प्रतिबंधित कर दिया। बात करते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? मुगलकालीन युद्ध तथा वर्ष। देखते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित है। चौसा का सुमेलित है, इसको बताना है ना, जो सुमेलित है। चौसा का युद्ध, इसकी बात करें तो 1538 गलत है भाई, ये 1539 में हुआ था। कन्नौज का युद्ध ये 1540 में हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध ये सही है, यही आपका उत्तर होगा। बाकी भी देख लेते हैं। खजवा का युद्ध 1657 नहीं, ये 58 में हुआ था खजवा का युद्ध। खेड़ का युद्ध ये 1627 के आसपास में 1727 के आसपास में हुआ था खेड़ का युद्ध, मराठा और हैदराबाद के निजाम के बीच 1727-28 में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया? मतलब कि हुमायूं की मृत्यु हो जाती है तो इसकी सूचना अकबर को किस स्थान पर दी गई थी जहां पर अकबर को बादशाह बना दिया गया था? ये है, तो ये स्थान है कलानौर। कलानौर जो कि पंजाब में एक जगह है, वहां पर जो है अकबर बैरम खां के साथ था और यहीं पर जो है हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलती है और बैरम खां जो है अकबर का यहीं पर राज्याभिषेक कर देता है। अगला क्वेश्चन है, शाहजहांनामा के लेखक कौन है? तो शाहजहांनामा के लेखक हैं इनायत खां। अगला क्वेश्चन दिया है, दक्षिण भारत में किस शासक ने ताजमहल की प्रतिकृति बनवाया था? तो यह है भाई औरंगजेब। औरंगजेब ने ना औरंगाबाद में जो महाराष्ट्र में ना, वहां पर अपनी बेगम रबिया उद दौरानी, उसकी याद में जो है ताजमहल की कॉपी बनवाई। वैसे चाहता था कि वो ताजमहल जैसा खूबसूरत चीज बनवाया जाए, बट उसने जो कॉन्ट्रैक्टर मतलब जो ठेकेदार लगाया था ना, उसको पैसा ही कम दिया था, तो उसको जैसा पैसा मिला था उस हिसाब से उसने बना दिया। अगला है, अता अली खां किसका नाम था? तो अता अली खां भाई ये नाम था तानसेन का। तानसेन का मूल नाम था रामतनु पांडे, लेकिन जो अकबर है ना वो इसको अता अली खां की उपाधि दे रखा था। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये कथन कारण वाला है, देख लेते हैं कथन देखते हैं। मुगल काल में मनसबदारी प्रथा विद्यमान थी। ठीक है, बिल्कुल पहला कथन सही है। मनसबदारों का पद वंशानुगत था, कारण गलत है। तो यहां पर आपका उत्तर हो जाएगा कथन सही है पर कारण गलत है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, किस मुगल ने सर ए अकबर नामक कृति तैयार कराया? तो भाई इसका आंसर होगा दारा शिकोह। जो उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया था ना दारा शिकोह, उसका इसने शीर्षक दिया था सर ए अकबर। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब के काल में कौन यूरोपीय यात्री भारत आया था? तो औरंगजेब के समय में भारत आने वाला यूरोपीय यात्री था पीटर मुंडी। अगर हम बात करें विलियम हॉकिंस, टॉमस रो, ये दोनों जो हैं जहांगीर के समय में भारत की यात्रा पर आए थे। एंटोनियो मोन्सेराट ये जो है अकबर के समय में भारत आया था और ये पुर्तगाली था और ये दोनों अंग्रेज थे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अकबर ने दीन ए इलाही वर्ष में प्रारंभ किया। तो दीन ए इलाही कब प्रारंभ किया? तो ये शुरू हुआ था 1582 में, जिसको अकबर की सुलह कुल की नीति भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था? तो भाई औरंगजेब ने ना गुरु तेंग बहादुर सिंह जी की हत्या करवाई थी। वहीं अगर हम बात करें गुरु अर्जुन देव, तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवाई थी। तो दो सिख गुरुओं की हत्या हुई थी। गुरु अर्जुन देव जो कि जहांगीर द्वारा मरवाया गया था, हत्या करवाया गया था। गुरु तेग बहादुर सिंह इसको जो है औरंगजेब के द्वारा मरवाया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? बड़ा आसान क्वेश्चन है भाई, बाबर और
इब्राहिम लोदी के बीच जो है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। और इसी के साथ जो है भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना, दिल्ली सल्तनत का अंत होता है और मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। अगला दिया है दस्तूर उल अमल। दस्तूर उल अमल का संबंध किस मुगल बादशाह से है? तो दस्तूर उल अमल का संबंध किस मुगल बादशाह से भाई? तो ये जहांगीर से है। देखो जैसे ही जहांगीर मुगल बादशाह बनता है ना, तो वो एक 12 आदेश जारी करवाता है, न्याय की जंजीर लगवाता है अपने महल के बाहर कि भैया जिसको भी न्याय चाहिए इस न्याय की जंजीर को बजाओ, खींचो तो तुमको न्याय मिल जाएगा। हालांकि इतिहास में कहीं भी इस न्याय के जंजीर को बजाने या खींचने का कोई जिक्र नहीं मिलता है, मतलब सब दिखावा था। तो न्याय की जंजीर लगवाया था, 12 आदेश जारी करवाए थे जिसमें काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें कही गई थी, लेकिन उसका कितना पालन हुआ ये तो भाई देखो, आप लोग रिसर्च कर लो। तो जहांगीर ने दस्तूर उल अमल 12 अध्यादेश जारी किए थे। अगला देखते हैं, किस सिख गुरु ने मुगल उत्तराधिकार के युद्ध में मुगल शहजादों का सहयोग किया था? ये पता नहीं, मेरे ना लैपटॉप में कुछ दिक्कत हो रहा है, मैं शक्कर का स लिख रहा हूं तो वो षटकोण का स हो जा रहा है। चलो कोई नहीं। तो गुरु गोविंद सिंह जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, इन्होंने जो है औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उत्तराधिकार का युद्ध हुआ उसमें बहादुर शाह जफर का साथ दिया था, और बाद में बहादुर शाह जफर जो है मुगल बादशाह बन जाता है, तो फिर वो गुरु गोविंद सिंह जी को जो है ना मनसबदार बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कहाँ की थी? इबादत खाना क्या है? तो इबादत खाना अकबर द्वारा स्थापित एक ऐसा स्थान था जहां पर अकबर अलग अलग धर्म गुरुओं से, मतलब कि अलग अलग धर्म के धर्म गुरुओं से, उसमें मतलब मुस्लिम धर्म गुरु होते थे, हिंदू धर्म गुरु होते थे, क्रिश्चियन धर्म गुरु होते थे, जैन होते थे, सिख होते थे, बौद्ध होते थे, तो सभी अलग अलग धर्म गुरुओं से धार्मिक चर्चा किया करता था, अलग अलग धर्मों से संबंधित। तो इस स्थान को कहा जाता है इबादत खाना। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? तो फतेहपुर सीकरी में। तो आंसर हो जाएगा द फतेहपुर सीकरी में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखेंगे, फतेहपुर सीकरी नगर की स्थापना अकबर ने की थी और इसको अपनी राजधानी बनाया। इसी के साथ आज का ये जो वीडियो है ये यहीं पर समाप्त होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। और वीडियो को जितना हो सके उतना आप शेयर करिएगा। अगर आप यूजीसी नेट सेट, टीजीटी, पीजीटी, पीएससी, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह वीडियो और इस चैनल पर आने वाले दूसरे जितने भी वीडियोस हैं सभी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो आप लोग जो है मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा साथ में। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।